हेलो एजाज। आदाब आदाब। असा वत लगभग श्रीनगर मगर गलती क्या गई अत शूट कर ब्रर कनी पे याद चे हाँ 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 हाँ। तत ना सह फुटम अटैची तत सह नोटबुक अटैची साइडस सह क्या गई मशि तुलन तत खबरा मे क्या गो मे तुज सो तम वक्त मे दोप बह ाणक यम तो बह दिम इन पत सह तौर गथ सह सूजित कुन तरीक मोटरसाइकिल या जुगाड़ वुगाड़ की बदल तो अगर सोचो तो सोमो हो जाए नंबर सोचो तो सोमो स्टैंड नंबर 1 इशू मोबाइल नंबर अच्छा हाँ ये असतात ना करेक्ट नमस्कार 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 फोटोग्राफर ही है। बसुकुम नादिमा आपके घर पे शूट कर रहे थे तो वहाँ पे कुछ हमें मिला आपका, तो आई जस्ट वांटेड टू गिव यू दैट। और मुझे उसके बारे में बताइए, वो आप ही की है कि बुशुस बोल नचान। ओह ये तो बहुत पुराना है। तो दिशा बिल्कुल हाँ बिल्कुल हमारा है। अच्छा यहाँ पे आपका जो है स्ट्राइक है, हाँ यहाँ पे स्ट्राइक हुआ होगा। ये मुझे लगा कि यार ये मैं इनको ढूंढ के नोटबुक उनको वापस दे दूं। तो अभी मुझे ये बताइए रमेश कौन है, ये 3 नाम कौन है इसमें? ये रमेश मेरा नाम है। अच्छा हाँ तो ये दीदी आ गई निशु कुमारी, ये दीदी है, और फिर छोटी का नाम है अमित। अच्छा हाँ सॉरी सर, नो 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 आई एम सो सॉरी। इसको देख के बहुत कुछ याद आ गया। बेसिकली मैं और सिस्टर और मदर हम पुलवामा में थे उस टाइम पे। बाकी जो परिवार था, मेरे पापा, छोटू, अमित, मेरी ग्रैंड मदर, वो घर में थे। मैं बेसिकली उसी नाइट को वापस आ रहा था घर, बट उस दिन वर्ल्ड कप का फाइनल के कारण मैं रुक गया। मैं निकल भी गया था, मैं रास्ते से मेरे फ्रेंड मुझे मिला, मेरा फ्रेंड, उसने मुझे वापस कहा कि यार आप रात को 10 बजे पहुंचोगे, फिर वापस आ गया मैं। अर्ली मॉर्निंग ही मैसेज आई थी कंट्रोल रूम में, पता चला कि अटैक हुआ था वहाँ पे। और मुझे फिगर का भी पुलिस वाले ने बताया कि 24 किलिंग्स हुई है। तो जब उसने फिगर बताया तो मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि 24 जो है कि फिगर बहुत बड़ा होता है। अगर 24 किलिंग हुई है तो
बचा कौन होगा, मैं ये सोच रहा था। उसी वक्त हमने डिसाइड किया और हम पुलिस की गाड़ी में घर आए। उस टाइम पे मैं सिर्फ प्रार्थना कर रहा था कि छोटू ठीक होना चाहिए। पापा के बारे में भी नहीं उस वक्त सोच रहा था, सिर्फ एक ही चीज़ दिमाग में थी, छोटू ठीक होना चाहिए। छोटू ठीक है तो हम हैं, अगर छोटू नहीं था तो फिर सारा ख़त्म हो जाएगा। बट ऊपर वाले की मर्ज़ी कुछ और थी। जब घर पहुंचे तो भयानक सीन थे, तो जिनको बयान करना बहुत ही मुश्किल है। वो जो डेड बॉडीज़ थी वो बिल्कुल हमारे आंगन में थी, वो लाइन में लगी थी। हिम्मत नहीं थी कि वो डेड बॉडीज़ के पास जाने की, उन डेड बॉडीज़ को देखने की हिम्मत नहीं थी। मैं वहाँ जब पहुँचा, मैं सिर्फ एक ही चीज़ ढूंढ रहा था, छोटू। जब सब लोग कश्मीर से निकल चुके थे तो आप लोगों ने क्यों डिसाइड किया था रुकने के लिए? उस टाइम पे काफ़ी टाइम बीत चुका था, क्योंकि 90 से लेके 2003 बहुत बड़ा गैप रहता है। बहुत ही खतरनाक टफ फेज जो है वो निकल चुका था। 2003 में इस तरह की चीज़ होना, ये सोच भी नहीं सकता था बंदा कि इस तरह की भी चीज़ हो सकती, और वो भी हमारे गांव में। हमारा जो एरिया था, लगता नहीं था कि इस तरह के इंसिडेंट हो सकता है। जब भी मैं सोचता हूँ तो मैं हैरान हो जाता हूँ, और मेरे पास शब्द ही नहीं मिलते कि यार कितनी, एक तो होती है बेवकूफ़ी, बेवकूफ़ से बड़ा कोई अगर कोई शब्द है तो वो यूज़ करना चाहूँगा मैं। ये जो 90 के बाद आप टफ फेज की बात कर रहे हैं, उस समय क्या हुआ? त्यूमवरी कड़ी बताइए। हम उस टाइम पे 92, 93 की बात कर रहा हूँ मैं, 91 आई थिंक 92 के आसपास की बात है ये, कि जब हमने जम्मू आना था, हमें परमिशन लेनी पड़ती। जैसे अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको कैजुअली डालनी पड़ती है कि मुझे 7 डेज़ की कैजुअली दीजिए, हमें वैसे कुछ करना पड़ता था। जो वहाँ पे उस वक्त की तंजीमें थी, HM वगैरह जो भी उस टाइम पे एक्टिव मिलिटेंट थे, वहाँ पे एक बाज़ाब्ता हमें रिटन में देना पड़ता था कि भाई जी हम जम्मू जा रहे हैं, हमें 10 दिन या 15 दिन के लिए जा रहे हैं, तो हमें परमिशन दी जाए। और बहुत सारी चीज़ें हुई थी स्टार्टिंग में। जब वो जो नारे चलते थे, नारेबाजी होती थी, तो हम तो कांप उठते थे। पता नहीं, शायद अगर जुलूस हमारे गाँव में आ गया तो फिर थ्रेट तो बहुत ज़्यादा था। 3-4 साल के बाद जब वो घरों को जलाया गया, वो जो इंसिडेंट था वो किस तरह का था, आप हैरान हो जाओगे। उन्होंने क्या किया, हम सेकंड स्टोरी में सोए थे, हम बहुत छोटे थे तब। तो हमने क्या देखा, हमें बाहर बहुत ज़्यादा रोशनी दिख रही थी, ऊपर से आवाज़ें भी आ रही थी। हमें लग रहा था कि हमारे घर के अंदर भी, नीचे से भी आवाज़ आ रही है। मम्मी ने क्या किया, मम्मी ने अचानक ऐसे किया, नॉक किया। जब हमने ऊपर से नॉक किया, ठक ठक कुछ किया इस तरह से पैर से मामा ने, वो ऊपर आए। हम तो ऐसे थे, हम रो रहे थे, छोटू भी रो रहा था, दीदी भी, मैं भी, पापा मामा, वो सारे सहम गए थे, पता नहीं क्या होगा। तो जब उनने फिर रियलाइज़ किया, बेसिकली वो प्रिपरेशन क्या कर रहे थे, हमारे घर को जलाने की। और उनने ऑलमोस्ट 95% जो है काम हो चुका था। जो लूट नीचे जो करनी थी सपोज बर्तनों की, वो उन्हें निकाल के रख दिए थे। अच्छा, जो तेल हमने बेसिकली, विंटर का सीज़न था तो आपको भी पता है कि विंटर के लिए वो तैयारी रखनी पड़ती है कि भाई डंप करना पड़ता है। तो उन्होंने वो ऑयल सारा किस पे यूज़ किया, हमारे घर को ही जलाने के लिए। अब वो सिर्फ तीली जलाने की देरी थी बस। उनका प्लान ये था कि जो जितने भी माइग्रेंट घर हैं उनको जलाने का। उस इंसिडेंट के बाद क्या हुआ कि हमने डिसाइड किया, उससे पहले भी डिसाइड करते थे कि हम निकलेंगे, बट उस टाइम पे कुछ ऐसा पक्का, जैसे स्टैंप पड़ती है किसी डॉक्यूमेंट, उस तरीके की स्टैंप पड़ गई, नहीं अब निकलना है। तो हमने तैयारी की, सब कुछ किया। फिर कुछ अचानक कुछ दिनों के बाद, ऑलमोस्ट 10 दिन के बाद, 5-10-15 दिन कुछ ऐसे बीतने के बाद, कुछ फिर बेसिकली हमारे गांव में जितने भी 5-8 घर थे, तो फिर वो मीटिंग रहती थी। वो मीटिंग आज तक सक्सेसफुल नहीं हो रही। तो जब वो
पर्टिकुलरली वंधामा का हुआ तो हमें प्रोटेक्शन मांगी, तो हमें वहाँ पे परमानेंट जो है BSF प्रोटेक्ट करने लगी, और वही कारण है कि हमने माइग्रेशन नहीं की उसके बाद। बट अनफॉर्चुनेटली वो जो 2000 में एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको ख़त्म कर दिया, उसके पीछे रीज़न क्या था? लोकल्स थे वहाँ पे जो नहीं चाहते थे कि वहाँ पे आर्मी या BSF हो, और वही सबसे बड़ा सेटबैक रहा। उस टाइम पे आई थिंक 13% थे वहाँ पे पुलिस वाले, और वहाँ पे वॉलेस का जो बड़ा सेट, जहाँ पे आप कहीं पे भी कॉल कर सकते हो, कहीं से भी किसी को भी अप्रोच कर सकते हो, वो इमीडिएटली आपको असिस्ट कर सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं। वहाँ पे वो फैसिलिटीज़ थी। ऑटोमेटिक वेपन भी उनके पास, वहाँ पे उस तरीका का जो नेगेटिव रोल था पुलिस का, वो बहुत ही दुखद है। और साथ कर वो पुलिस वाले जो हमारे घरों से दूध लेना, सब्ज़ी लेना, हर चीज़ हम उनको प्रोवाइड करते थे, अपने बच्चों की तरह जैसे हमें प्यार करते थे घर वाले, उन पुलिस वालों को भी उसी तरह से वहाँ पे प्यार मिलता था। पंद्रह 16 मिलिटेंट आए थे उस अंजाम देने उस पर्टिकुलर इंसिडेंट को। उसमें फॉरेन के भी थे, और लश्कर का कोई जो डिस्ट्रिक्ट कमांडर था वो उसका हाथ था, जो पाकिस्तान का था। उसमें लोकल मिलिटेंट्स भी थे। उन्होंने एक प्लान के तहत आए थे। सबसे पहले उन्होंने लाइट वहाँ पे ऑफ कराई थी। लाइट ऑफ कराने के बाद उन्होंने क्या किया था कि 2 बंदे चले जाते थे अंदर, जो जितने भी बंदे हैं उनको निकाल दे, और 2 बंदे जो हैं, जो बाकी जो वहाँ पे सामान है, जैसे ज्वेलरी आ गई, पैसे वैसे आ गए, या बाकी जो उठाने वाली चीज़, वो 2 बंदे उसको एग्जीक्यूट करते थे। और 2 बंदे जो फैमिलीज मेम्बर हैं उनको निकाल के उस पर्टिकुलर, उन्होंने मार्क रखा था कि इस पर्टिकुलर जगह, जैसे वो चिनार का पेड़ है, उस चिनार के पेड़ पे उन्होंने टारगेट बनाया था कि इस चिनार के पेड़ के पास सब कुछ खड़ा करके, तो फिर अंधाधुंध उनके ऊपर फायरिंग की, और जिसमें एक 6 महीने का बच्चा भी था और एक 1.5 साल का बच्चा था कुछ। जो गांव के अपने बंदे थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो उस इंसिडेंट में जिन्होंने सर्वाइव किया उस इंसिडेंट में, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनके जो स्टेटमेंट्स थे, उनके अनुसार क्या हुआ था कि सबसे पहले जो उन्होंने अटैक किया था वो हमारे घर पे ही किया था। उन्होंने पापा को निकाला, पापा के साथ साथ फिर छोटू को निकाला, दादी को घसीट के ले गए थे। आपको क्या बताऊँ कि दादी का जो यहाँ पे सोना रहता है ना, उसको क्या बोलते हैं? डेजूर। यस, उसका बहुत ही मोटा था डेजूर, कॉस्टली भी होगा क्योंकि मोटा था। तो उन्होंने खींच के वो ना कान ही काट दिया था उसका। उन्होंने दादी का कान ही काट दिया था। वो जहमत नहीं की उन्होंने निकालने की, नहीं, खींच के ही वो कान ही कट गया था। जो गोलियां उनको दागी गई थी, मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि उनकी हालात कैसी थी। उन जो डेड बॉडीज़ की कंडीशन किस तरह की थी कि पहचानना मुश्किल था कि कौन किसका है। मेरा एक दोस्त है जो जिसकी बात मैंने की थी कि वो जो छत पे था, वो सारी चीज़ें अपनी आंखों से देख रहा था, सुन रहा था। उसने सारा कुछ देखा अपनी आंखों से, सारी चीज़ें जो इंसिडेंट हुआ, गोलियों को किस तरह से उन्होंने जमा किया, किस तरह से उन्होंने फायरिंग की, फिर किस तरह से वो दोबारा आए, फिर उनको लगा कि नहीं कोई है, किसी की सांस चल रही है, फिर उन्होंने दोबारा अंधाधुंध फायरिंग की डेड बॉडीज़ पे। मतलब वो पूरी तरह से श्योर होना चाहते थे कि कोई भी बच ना सके। छोटू को जब नीचे ले गए थे तो उसको फिर दूसरे साइड ले गए थे, क्योंकि आपने वो मंदिर का एरिया देखा होगा, मंदिर के उस साइड भी घर रहते हैं। आप देखिए वो कितना नादान था। जिस घर में उसको लेके गए वो 2 मिलिटेंट थे, उसको बाहर खड़ा रखा। अब वो खुद खड़ा है, मिलिटेंट घुस जाते हैं अंदर। जिस घर में मिलिटेंट का टारगेट है, उस घर में उनका क्या बैक साइड भी एक दरवाज़ा था एग्जिट वाला। वहाँ से उनका बेटा भाग जाता है। जब वो भाग जाता है, उसको आंगन में
मिलता है छोटू। वो छोटू को बोलता है कि चल तू भी भाग मेरे साथ। वो एक देखो इनोसेंट कितना था, वो उस टाइम पे अपनी परवाह बिल्कुल नहीं, सोचता ही नहीं अपने बारे में। उस टाइम पे क्या, मैं जो आपको बोल रहा था कि उसकी ग्रेटनेस, उसने उसको कहा था कि यार भाग जा, और वहाँ से बिल्कुल रास्ता था, वो भाग सकता था क्योंकि वो नीचे वो जंगल एरिया टाइप था। उसने माना, उसने कहा कि नहीं दादी है पापा है, मैं नहीं जाऊँगा। उसने वही जो काइंडनेस की, उसको अपनी परवाह बिल्कुल ही नहीं थी कि मेरे साथ क्या होगा। और मुझे इसी बात का दुख है यार, कम से कम उस वक्त अगर वो बड़े भाई की ही बात सुन लेता, जो जिसने उसको टाइम पे बोला भी था कि यार चल, और मौका भी था उसको पास। बस ये चीज़ें जो है, ये चीज़ें ज़्यादा तड़पाती है कि यार उसको मौका भी मिला था, यार भाग गया होता। मुझे लगता है कि हमारे गांव में जितना ये स्मार्ट था, इतना शायद ही कोई और। उसके नाम का टैटू भी बना के रखा है, उसका नाम लिखा है। ये सिर्फ इसलिए रखा है कि जब मेरी मौत हो जाएगी कम से कम वो मेरे साथ होगा। ये स्टार्टिंग में ही बनाया जब मैं श्रीनगर से आया था। ये पापा, ये दादी और ये छोटा।